क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंक्लूजन पे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, उसके हेतु किसकी आवश्यकता है, यानी हम कैसे समावेशन कर सकते हैं बच्चे का। पहला ऑप्शन है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चे विभिन्नता रखते हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, इस बात को हमें रिस्पेक्ट करना है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी विविध भाषाएं बोलने वाले, विविध कपड़े पहनने वाले, विविध त्योहार मनाने वाले बच्चे होंगे और सबकी क्षमता सेम नहीं होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, किसी का किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, आईक्यू डिफरेंसेस होंगे। तो ये बात तो सही है, इंक्लूजन तो यही कहेगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर असेसमेंट, यानी सबके लिए एक जैसा टेस्ट, यानी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड का मतलब ये सभी को एक डंडे से हाँकना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी भी कोई इंक्लूजन की बात नहीं करेगी, जहां आप सिस्टम में चेंज लाते हैं बच्चे के लिए, वो इंक्लूजन है। लेबलिंग द चाइल्ड एंड सेग्रीगेटिंग, ये दोनों ही इतने नेगेटिव वर्ड हैं। सेग्रीगेट करना, लेबल करना। सेग्रीगेट मतलब अलग थलग कर दो, 4 बच्चे फर्स्ट आते हैं इनको अलग करो, बाकी सबको अलग बिठाओ। लेबल मतलब ये फर्स्ट आता है, ये लास्ट आता है, ये करना, ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। तो ए ऑप्शन ही सही है। विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान होना चाहिए, वो ही इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मतलब ये सबको इंक्लूड करना, सबका समावेशन। डिस्लेक्सिया पे एक क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्लेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ, यानी पठन वैकल्य जो है, डिस्लेक्सिया से किस एक डोमेन में, किस एक क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ता है मुख्य रूप से। इमोशनल रेगुलेशन में डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉडी कोऑर्डिनेशन यानी हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है, याद कीजिए वो तारे जमीन पर का ईशान थी, क्या उसको हाथ पैर चलाने में दिक्कत थी? क्या उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा था? नहीं, उसकी तो जान को लोग आए हुए थे इसलिए बेचारा दुखी हो जाता था। सोशल इंटरेक्शंस, क्या उसको अपने भाई से बात करने में दिक्कत थी? पापा से तो चलो डर था, तो ऐसा तो नहीं है सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत थी। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, पढ़ने के लिए अगर टीचर खड़ा कर दे क्लास में तो वो एकदम चुप हो जाता था या स्ट्रगल करता था, एंग्शियस फील करता था। तो पढ़ना, और उसकी नोटबुक भी ऐसी थी कि कोई पढ़ के समझ नहीं सकता। तो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा पढ़ने और लिखने दोनों में गलतियां कर सकता है, स्पेशली पढ़ने में करेगा ही करेगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे 100 को वॉज पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है। तो रिवर्स में पढ़ता है या पढ़ने में इसको दिक्कत होती है बेसिकली, किसको? डिस्लेक्सिक बच्चे को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऑटिज्म पे क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। While students with autism faces several challenges in certain domains, यानी जो स्वालीनता या ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हैं उनको कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑटिज्म क्या है? एक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बताओ मैडम, ऑटिज्म वो है ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। दे हैव स्ट्रेंथ डैश which can be utilized by the teacher in teaching learning process, यानी कि स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। यानी ऑटिज्म वाले बच्चे के पास क्या विशेषता होती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है वो समझनी है। बताओ बताओ। उसकी मेमोरी बहुत होती है, शार्प होती है मेमोरी, भूलता नहीं है। नाइस। इमोशनली ना उनको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, जो कि मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सही है आजकल के टाइम पे। बहुत ही बढ़िया। तो वो इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, तुम ये कहना चाहती हो? अच्छा ठीक है। तो निशा ने स्पेशल एजुकेशन में काम किया है काफी टाइम, तो निशा ने मुझे कई चीजें बता दी हैं। कह रही है मेमोरी स्ट्रांग होती है, चलो ये बात तो मैं मानती हूँ, ठीक है। कह रही है इमोशनली डिटैच होते हैं, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, बट कंपैरेटिवली कह सकते हो, हाँ ठीक है, वो डिसोसिएशन कह सकते हैं। और सी ऑप्शन क्या कह रहे हो? कौन पढ़ा रहा है? मैम निशा बैठी हुई है, तो मैं स्पेशल एजुकेशन में क्वेश्चन आते हैं तो मैं मजे लेती रहती हूँ इनसे, इनको ज्यादा पता है। देखिए कोई कह रहा है मैडम जी घर में शादी है बट क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे भी घर में नीचे फंक्शन चल रहा है, हम भी क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं आप। देखिए अगर हम बात करें, दे हैव स्ट्रेंथ डैश विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। भाई माइन्यूट डिटेल पे वो अटेंशन पे कर सकते हैं। या फिर फॉर सोशल कम्युनिकेशन, देखिए सोशल कम्युनिकेशन में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कम्युनिकेशन में ये बहुत अटकते हैं, रिपीट करते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, स्टीरियोटिपिकल कम्युनिकेशन वाली बात होती है इनकी, मतलब स्टीरियोटिपिकल रेपिटेशन होता है, बहुत बार रिपीट करते हैं अपनी बात को, एक बार में नहीं कह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज खान में शाहरुख खान को कुछ इसी तरह का कुछ था ना, आई थिंक, मतलब इसके आसपास का कुछ था। फॉर ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स। भाई कम्युनिकेशन और
सोशलाइजेशन में तो उनको दिक्कत होती है, ग्रुप्स में वो अच्छा महसूस नहीं करते ज्यादा लोगों में, और दूसरा अपने आप को कम्युनिकेट करने में भी अच्छा महसूस नहीं करते, तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ है नहीं। फिर आता है डी ऑप्शन, ऑफ इजीली एडजस्टिंग टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन शेड्यूल। अगर उनकी दिनचर्या में फटाफट से चेंज हो जाए कि अब यहाँ चल रहे हैं, अब वहां चल रहे हैं, कल अब ये कर लो, अब वो कर लो, तो ज्यादा चेंजेस से भी वो परेशान हो जाते हैं। इवन उनके एनवायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में चीजें अगर चेंज हो जाएं, आप हर रोज उनका रूम का पूरी सेटिंग चेंज कर दें, तो वो एंशियस या परेशान हो जाएंगे। उनको दिक्कत इस बात से होती है, ज्यादा चेंजेस उनको सही नहीं लगते, उनके ब्रेन को बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही बातें, ये तो लक्षण है। अगर हमसे लक्षण पूछ ले पेपर में तो हम कहेंगे कि इन सब में समस्या होती है ऑटिस्टिक बच्चे को। लेकिन उनका जो फोकस है, यानी टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स, यानी वो छोटी से छोटी चीज पे भी क्या है, अटेंशन पे कर पाएंगे। जैसा निशा कह रही है, मेमोरी उनकी अच्छी होगी, फोकस उनका कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली मतलब फोकस मतलब जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं उस पे तो दे ही रहे हैं, तो उस केस में उनका फोकस अच्छा है। लेकिन सोशल सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो वहां चीजें बिगड़ जाएंगी उनके लिए, चाहे वो फोकस हो चाहे कुछ और हो। तो सोशल सेटिंग या कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत होती है। लेकिन माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी, ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में कोई दिक्कत है, इनको हम ये नहीं कह सकते ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना, इनको डील करने का तरीका है ऑटिस्टिक बच्चों को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। ये इनकी स्ट्रेंथ है जिसको टीचर यूज कर सकते हैं सिखाते समय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी किस तरीकों को नहीं अपनाना है जब आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जिसको देखने में समस्या है, बताइएगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास से पेपर क्लियर हो जाए? बिल्कुल होगा, बस दिमाग में सेट रहनी चाहिए चीजें। आप प्रणाम इनसाइट शिक्षा, बताइए। निशा मैम को भी सामने लाओ, लाएंगे। हिमांशी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यू भी करवाओगे ना? छत्तीसगढ़ में भी टीचर का एग्जाम है 10 जून को। ठीक है, करा देंगे, डोंट वरी, कराएंगे। देखिए, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ऐसा कह रहे हैं 54% लोग। चलिए समझते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। वर्बली एक्सप्लेन कर दो। हाँ, बच्चे को देखने में दिक्कत है, सुनने में तो नहीं है, तो कर सकते हैं वर्बली। ऑडिटरी तरीके से सिखा सकते हैं, सही है ये तो। प्रोवाइडिंग टेक्टाइल मैप्स, बिल्कुल सही बात है। टेक्टाइल का मतलब है टच एंड फील मटेरियल, यानी ब्रेल लिपि टाइप का कुछ जिससे वो टच करके सीख पाए। भाई इसको मैं अगर देख नहीं सकती, टच तो कर सकती हूँ ना, अगर देखने में दिक्कत है तो टच एंड फील वाला मटेरियल बिल्कुल ठीक है। अलाउइंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जो मान लीजिए जो मैं यहाँ लिख रही हूँ या गूगल पे भी कुछ आ रहा है तो उस चीज को पढ़ के सुना देंगे। वो मैसेज भी अगर आया है तो उसको पढ़ के सुना सकते हैं आपके फोन में। आज के समय पे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है कि जो देख नहीं सकता उसके लिए वो मैसेज रीड कर दिया जाएगा एक गूगल असिस्टेंट या किसी के भी द्वारा या सिरी वगैरह के द्वारा, ठीक है ना। इनबिल्ट है, हाँ इनबिल्ट है। वो मेरा फोन मुझे दुखी तो करता है, एयरपोर्ट्स लगा के वो अपने आप बोलना शुरू कर देता है। वो एक मैसेज आया होगा कोई, वो भी दुनिया का कोई वैसे वाला एकदम बैंक वैंक टाइप का, तो वो मैंने ऑन किया हुआ है, उस चक्कर में वो मुझे पूरा मैसेज सुनाता है, फिर एक एक शब्द जो लिखा होगा मैसेज में। लेकिन वो उन लोगों के लिए क्या है, हेल्पफुल है जिनको देखने में समस्या है, ठीक। फिर आया डी ऑप्शन, यूजिंग रिटन टेस्ट टू असेस लर्निंग, यानी कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। ये खराब तरीका है। भाई जिस बच्चे को रिटन टेस्ट क्यों लोगे, जिसको देखने में दिक्कत है उसको लिखने में भी होगी या उसको पढ़ने में भी होगी, तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक है कि आप रिटन टेस्ट की बजाय बाकी के 3 तरीके यूज करें। तो हम अवॉइड करेंगे रिटन टेस्ट को, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसके बाद 10 सवाल और हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से जवाब देंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस क्या होता है भाई, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। प्रतिभाशाली किसको कहेंगे, जिसमें कोई प्रतिभा है, जिसकी बुद्धि का स्तर बेटर है दूसरों से, जो गिफ्टेड है किसी भी एक क्षेत्र में, ठीक है ना। ठीक है जी, ओम प्रकाश भैया को ऑल द बेस्ट कहिए। फिर रजत, देखिए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, ये तो पॉजिटिव है। नॉट क्यों है, ये तो सही बात है। गिफ्टेड तभी तो है जिसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है इनमें, हॉट्स जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे सोच पाएंगे। हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स, बिल्कुल जो रेंजोली है वो कहते हैं हाई कमिटमेंट। एसीसी में बताती हूँ ना, हाई एबिलिटी यानी क्षमता ज्यादा है, हाई कमिटमेंट, कमिटमेंट ज्यादा है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मोटिवेशन ज्यादा है। और तीसरा क्या है आपका, बताओ एक बार फटाफट से,
क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। लेकिन स्लो नहीं होते ये प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में, बल्कि इनको जरूरत से ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें, या जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं किसी भी चीज को, फटाफट से सीख लेते हैं। ये बोर्ड महसूस करेंगे यदि इनको चैलेंजिंग टास्क नहीं दिए जाएंगे। तो ये विशेषता नहीं है गिफ्टेड बच्चे की, ये स्लो लर्नर की विशेषता हो सकती है कि वो धीमे सीखता है, लेकिन गिफ्टेड बच्चा तेज सीखेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, फटाफट से 2 डैश लगे हुए हैं, इसमें आप लोग आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं जहां पे 2 फिल इन द ब्लैंक होते हैं। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फॉर्म डैश व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर लर्निंग एज डैश प्रोसेस, यानी कि एक अध्यापक को विद्यार्थी को योग्यता के डैश परिपेक्ष और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जो एबिलिटी है उसको कैसे देखे, क्षमता को कैसे देखे विद्यार्थी, इंक्रीमेंटल होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ऑफलाइन में भी आता था, अब ऑनलाइन पेपर में भी आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वृद्धि बोधक होती है क्षमता, यानी इंक्रीमेंटल होती है। हाँ, आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं यदि आप उस पर काम करें तो। और लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है यहाँ, यानी बच्चा सक्रिय होकर के सीख सकता है। और अगर हम यहां बात करें तो एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, फिक्स्ड नहीं है कि बस जिसमें क्षमता है उसमें है, हम में हो ही नहीं सकती, मेहनत तो करो, है ना। एंटिटी यानी अस्तित्व बोधक है और एक निष्क्रिय, पैसिव नहीं हो सकती लर्निंग प्रोसेस, इसको एकदम हटाना है बिल्कुल। एक टीचर को पैसिव बनानी भी नहीं चाहिए, और एक ऐसी एंटिटी नहीं है जो फिक्स्ड है, ठीक है। इंक्रीमेंटल है बट पैसिव है, पैसिव नहीं हो सकती, निष्क्रिय नहीं हो सकती, ये वाला ऑप्शन सही था, आगे वाला गलत है। एक ऐसी फिक्स्ड एंटिटी है और एक्टिव है, फिक्स्ड नहीं है। एक एंटिटी नहीं है जो एबिलिटी है कि बस फिक्स हो गई, इतनी ही मिली है, इसको आप काम नहीं कर सकते। भाई इंसान चाहे तो खुद पे क्यों नहीं काम कर सकता, है ना। तो अस्तित्व बोधक ना होकर के वृद्धि बोधक है, यानी कि एक इंक्रीमेंट संभव है। लर्निंग जो है या एबिलिटी जो है आपकी, वो इंप्रूव हो सकती है आपकी जब आप खुद पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं चीजों को, दिमाग से यूज करते हैं इस दिमाग का। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भी यूज करें तो कितना 5-6% ही लोग मैक्सिमम ब्रेन का यूज कर पाए हैं। तो अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं उस चीज का तो वो चीज बेटर हो जाएगी, जो आपका ब्रेन है, एबिलिटी है, वो निखर जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है ना बात तृप्ति? बहुत बढ़िया। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अच्छा आज का जो सेट है वो है 3 फरवरी इवनिंग का, यानी पेपर 2 है ये। तो पेपर 1 वाले खुश हो जाएं कि वो पेपर 2 का भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि दोनों का लेवल सेम ही रहता है। बस आपको क्या करते रहना है, टॉपिक सारे पता होने चाहिए, टॉपिक सेम है ना। और हद से हद कहीं कोई क्वेश्चन में फंसे तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे को इमेजिन कर लेना है जब पेपर 2 सॉल्व कर रहे हो, अदरवाइज इससे भी फर्क पड़ता नहीं है, क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम, यानी यदि गतिविधि को महत्व ही नहीं दिया जा रहा, यानी आप ड्राइंग कर रहे हैं और उसको महत्व ही नहीं दिया जा रहा, ठीक, तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? क्यूरियोसिटी महसूस करेगा वो। भाई अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है और मेरे घर वाले कहते हैं क्या डांस करते रहते हो, ये भी कोई चीज है, क्या पेंटिंग में लगे रहते हो, ये भी कोई चीज है, तो मतलब महत्व ही नहीं दिया जा रहा जो मैं कर रही हूं उस चीज को, टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो इससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा नहीं, इससे हताशा आती है, एक्साइटमेंट आएगा, जी नहीं, जॉय आएगा नहीं, बोर्डम, क्योंकि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। डी ऑप्शन। एंजाइटी भी आ सकती है एट टाइम्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो जिद्दी होंगे, जो कहेंगे ठीक है तुम अपना कहते रहो, मैं अपना करता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रिचा A school teacher wants to promote conceptual understanding। रिचा एक स्कूल टीचर हैं जो अपने बच्चों में संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं, अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहती हैं। To do so she should, यानी कि उसको ऐसा करने के लिए उनको, टीचर जो है रिचा जी, उनको क्या करना चाहिए? रिचा की शादी है बाय द वे, तुम पता है रिचा से मिली हो ना तुम तो? हाँ हाँ, तुमने खूब बकैती की है। हाँ हाँ हाँ, नवंबर में। हाँ वो लॉयर है, बट यहाँ पे ये वाली रिचा जो है वो टीचर है। देखिएगा एक बार, फटाफट से बताइए। सारे दोस्त शादी कर रहे हैं यार, अब मुझे लग रहा है मैं ही पीछे रह गई। बहुत ही बढ़िया। देखिए माधव नाम ले लिया आपका, फटाफट से बताइए। तो अगर हम बात करते हैं रिचा की, तो एक स्कूल टीचर है और वो चाहती है बच्चों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उनकी कॉन्सेप्चुअल समझ बने। पहला ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर ओनली, यानी जैसे बताया गया है स्टेप वाइज वैसे ही सॉल्व करें क्वेश्चन को, अपना दिमाग ना लगाएं। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना। मे बी सी ऑप्शन चेक करते हैं। एम्फसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटने पे फोकस करना, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऋचा मेरी मदर का नाम है, दीक्षा कह रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया दीक्षा, नमस्ते कहिए आंटी को। डिस्करेज स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन सब कॉन्सेप्ट्स, यानी अगर ये एनकरेज लिखा होता तो यही ऑप्शन बेस्ट हो जाता बाकी सब में। मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है जब आप कुछ नया सीख रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेकिन ये कह रहे हैं हतोत्साहित कर दो, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही क्या बचा, पॉजिटिव बचा कि फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। किसी कॉन्सेप्ट को समझने की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, एक तो वो प्रोसीजर समझना, दूसरा मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या है, गोइंग बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आप चीजें समझ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर प्लान कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, आपको हर जगह उसको अप्लाई भी करना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, बाकी सारे नेगेटिव ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी एक सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता आपको बतानी है। मिस्टर रस्तोगी जी, नाम ले लिया है आपका। स्वप्ना, मेहनत कीजिए मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। शर्तों पे नाम लेंगे, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल है। चलिए खैर, ये सब बातें नहीं करेंगे हम, ज्यादा दिल पे ले जाएंगे आप लोग फिर, है ना। देखिएगा, बताइए फटाफट से। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पता है आपको, वाइगॉस्की को याद कर लो, सामाजिक रचनावादी, जो ग्रुप में सीखने की बात करे, जो ग्रुप में नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करे। फटाफट से बताओ। ए ऑप्शन है टीचर इनकलकेटिंग कंपटीशन। देखिए जो रचनावादी है वो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देगा, वो रचना कहां करेगा, कंपटीशन में रचना नहीं होती, बस रैट रेस में भागते हैं लोग, ठीक। एन एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव फॉर डिस्कवरी लर्निंग, ये वर्ड इतना प्यारा है कि आप इसको इंटरव्यू से लेके कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी ये कॉन्ड्यूसिव का मतलब है समृद्ध वातावरण, ऐसा वातावरण जो बेहतर है, आपको समृद्धि की तरफ लेकर के जाएगा, आपको बढ़ावा देगा कुछ सीखने में, कुछ करने में, ठीक है ना। गांव वालों खुशी मनाओ, आज मैम को रियलाइज हुआ है कि वो शादी करने में पीछे रह गई हैं, जल्दी खुशखबरी मिली। अरे नहीं, कुछ नहीं है यार, आओ इधर देखो एक बार, मजाक कर रही हूँ। पेडागोजी गियर्ड टू फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन। आपको लगता है मैं रेस में जीती होंगी जीवन। देखिए अगर हम बात करें ये समाज के परिप्रेक्ष्य, मतलब पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था, है ना, पर समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा था। कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, ऐसा नहीं है रट्टाफिकेशन पे नहीं। करिकुलम विच इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड डज नॉट कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस, तो ऐसा करिकुलम जो कल्चरल डिफरेंसेस को कंसिडर ही ना करे उसको सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहते, ठीक है जी बात। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि एक ऐसा एनवायरमेंट जो बच्चे को डिस्कवरी के लिए, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए समृद्ध वातावरण दे, ऐसा माहौल दे, उसको अगर जरूरत पड़ रही है कुछ टूल्स दे, टीचर का एक साथ दे जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोत्साहित करे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 5 सवाल और हैं। देखिए रिचा बोल रही हूँ, नशा आती है तो बहुत बकैती होती है, तो इतनी होनी भी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है मैं एक कैमरा से ही बात कर रही हूँ, हालांकि आप इतनी संख्या में होते ही हैं, है ना। देखो एक बार फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है ब्लॉग, अरे यार बस पूछो मत ब्लॉग का तो। देखो एक बार बनाते हैं, बताओ फटाफट से। फटाफट से बताइए। हाफ आवर्स की क्लास, हाफ आवर्स की बकवास, ऐसी होती है हिमांशु की क्लास। वाह 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 कोमल, खुद से पढ़ने बैठोगे ना ये 30 क्वेश्चन, 1 घंटा कम से कम लग जाएगा, और पढ़ के आंसर मार्क करने में और आंसर चेक करने में। यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है प्रॉपर 30 क्वेश्चन की 1-1.25 घंटे में, जिसमें बातें भी मिल रही हैं आपको, एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, पढ़ भी सामने वाला रहा है, पोल भी आप दे रहे हैं। तो ये गलत फहमी ना रखें, मेरी स्पीड तेज होती है, इतनी धीरे नहीं होती कि आपका समय व्यर्थ हो जाए। पढ़ाई में सारा ध्यान आ जाता है इनका। मूवी देखें 3 घंटे की, तब नहीं हिसाब लगाएंगे कि किसने बातें की, कब बातें की। Students feel more involved and engaged in the process of learning if classroom environment promotes। यानी कि क्या पूछा इन्होंने, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश कैसा हो, कंड्यूसिव हो, बेटर हो, कैसा हो।
इंक्वायरी अबाउट द कॉन्सेप्ट इंक्वायरी वाला हो, रिफ्लेक्शन करते हो बच्चे अपने थॉट पे प्रकाश डालते हो, पैसिव हो, बच्चों का पैसिव होना नेगेटिव है। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज मतलब रटने की बात कर रहे हैं कि जो रटा है उसको उगल दो, उसका पुनरुत्पादन कर दो, तो ये भी नेगेटिव है। ऊपर के दोनों ऑप्शन ही हमें पॉजिटिव लग रहे हैं कि अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विचार विमर्श डिस्कशन, इन दोनों ही ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हैं। नीचे के दोनों में क्या है, पैसिव हैं बच्चे। तो फर्स्ट और सेकंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, 26। हम खाना बनाने के साथ साथ आपका वीडियो देखती हूँ। आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा धन्यवाद साहिब, जो भी नाम था आपका, नाम निकल गया। चलो फटाफट से बताओ। इनको सारे हिसाब टीचर की क्लास में लगाने हैं, अपना समय खुद से व्यर्थ करें तब नहीं लगाने हैं। अंजू कुमारी गुप्ता नाम ले लिया। चलिए बताइए। तो 84% लोग कह रहे हैं कौन सा, ए ऑप्शन। चलो इस पे भी आएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक तरह से एनालिसिस करेंगे, है ना। कई तो खतरनाक लोग हैं, पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का, ये भी बोल सकते हैं कई टीचर्स, है ना। तो हम एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सुरभि कुमारी, मान लिया आपकी बात। देखिए तो यहाँ पे बात हो रही है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी लर्निंग को बेहतर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज कंडक्ट करानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, यानी बच्चे के रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हमें करानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है मैकेनिकल एंड रिक्वायर पैसिव लिसनिंग, जहां बच्चा पैसिव हो गया और मैकेनिकल में भी क्या है, रेपिटेटिव हो जाती हैं चीजें, तो कोई पॉइंट नहीं है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, कॉन्टेक्चुअलाइज संदर्भ में, जीवन से जोड़ के, संदर्भ से अलग करके नहीं कि रटवा दो। प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये यहां तक सही था, लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा होता तो यही उत्तर सही हो जाता। इसलिए पेडागोजी के चारों ऑप्शन पढ़ना सख्त जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है। टिश्यू पेपर दे देती हूँ, ठंड लग रही है तुम्हें, हे भगवान। देखो एक बार, इतनी बात क्लियर है। तो रेलिवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, ऐसी प्रतिक्रियाएं या एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं करानी चाहिए जो बच्चे के दैनिक जीवन से प्रासंगिक हो, उसकी रियल लाइफ के एग्जांपल्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल्स में आती है। आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराइए, ताकि वो हर एक चीज को एनालाइज कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, चीजों को कनेक्ट कर सके, एक कंक्लूजन पे आ सके। इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फसाइजिंग ऑन डैश एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरीड कॉन्टेक्स्ट, यानी विविध संदर्भों में जो अधिगम हुआ है उसके प्रयोग को, उसको अप्लाई करके देखें, तब आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। कंपटीशन टू फिनिश द टास्क, बस सबसे पहले काम खत्म करो, कंपटीशन नेगेटिव वर्ड। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, बस समराइज कर दो, व्याख्यान कर दो जो टीचर ने नोट्स दिए, तो इससे आप कुछ याद तो कर पाओगे, लेकिन इससे क्रिटिकल थिंकिंग कहां से आएगी। वो तो इन्फॉर्मेशन आपने अपने अंदर भरी या समझ ली हद से हद। क्रिटिकल थिंकिंग है जब आप अपने आप उसके 36 एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाओ। रोट मेमोराइजेशन तो होता ही नेगेटिव है। तो एकमात्र सही जो ऑप्शन है वो ए ही बचता है। तीनों ही नेगेटिव हैं, तीनों ही बच्चे के पक्ष में नहीं है, तीनों में बच्चा एक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से, जैसे हम चाहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड वे में। तो विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग, यानी अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि ये अगर हम बच्चे को यहां भेजते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में सोचेंगे, दुनिया भर की बातें। ठीक है, चलवा देंगे श्रुति भंडारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्या तुमने पढ़ लिया था? नहीं, श्रुति कह रही है अपनी शादी में भंडारा चलवा देना, मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पेस ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अधिगम की गति। बताइए, पेस ऑफ लर्निंग यानी रेट ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जा सकता था। पहला ऑप्शन है डिपेंडेंट सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल, देखिए दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं लर्निंग में, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट दो कैटेगरीज में होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दो प्रकार होंगे इसके, पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत कारक, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और पूछा जा चुका है तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत कारक क्या हो सकते हैं, लिख लेना कहीं। मैं ये वैसे पीडीएफ में ऐड करा करके भिजवा दूंगी, बट वो पीडीएफ कब आएगी, शायद सैटरडे संडे को आ जाए, शायद कल रात को मैं मम्मी के पास रुकूं हॉस्पिटल में, तो वहां बैठ के कर दूंगी। वातावरण, क्योंकि रात को नींद तो आती नहीं है,
वातावरणिक या वातावरणीय पर्यावरणिक कारक, ऐसा कुछ लिख लेना, ठीक है ना। बच्चे से जुड़े हुए कौन से हो सकते हैं? अब जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो बच्चे से जुड़े हुए होंगे, क्या होंगे? बच्चे की एज हो सकती है ना, और क्या हो सकता है? उसका जेंडर हो सकता है। वैसे जेंडर यहाँ मैटर करेगा नहीं उतना, प्रभावित तो करेगा, बट ये उतनी जरूरी चीज नहीं है कि हम इसको मेंशन भी करें। एज हो सकता है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल हो सकता है ना, उसका इंटरेस्ट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में, ठीक है ना। हालांकि इंटरेस्ट भी काफी हद तक जो है आपके एनवायरमेंट से संबंधित होता है, और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी पर्सनालिटी से संबंधित है या पर्सनल एस्पेक्ट बच्चे से संबंधित है। इंटरेस्ट भी लिख सकते हो यहाँ आप, और भी कुछ भी लिख सकते हो। एनवायरमेंट क्या है? आपकी ट्रेनिंग या टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, या टीचर्स कैसे हैं, ये सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, ये सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है, वो सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें अधिगम की गति की, तो अधिगम की गति डिपेंडेंट है सिर्फ पर्सनल फैक्टर पे, यानी बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर करेंगे। सोनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग मेथड का ही खेल है। बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट या उसके पर्सनल फैक्टर्स भी प्रभावित करेंगे सीखने को। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी दोनों से स्वतंत्र है, ना तो पर्सनल फैक्टर प्रभाव डालते ना एनवायरमेंटल। मतलब फिर कौन से तीसरे, कहां मार्स से आ रहे हैं क्या फैक्टर्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अभिषेक पढ़ लेते। डिपेंड, यहाँ मजाक सिर्फ मैं करती हूँ क्लास में हमारी, है ना, और ये निशा भी करती हैं। डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। भाई ये जो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये इंटरेक्ट करते रहते हैं, किसी क्षेत्र में पर्सनल फैक्टर ज्यादा हावी हो जाएगा और किसी में एनवायरमेंटल, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स डैश, क्या है भाई ये? शुड बी डिस्करेज्ड बाय इग्नोरिंग देम, यानी बच्चों को अनदेखा कर दो तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस जो है वो बन जाएंगे। या फिर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, आर ऑलवेज एक्सट्रीमली erroneous and represents irrational thinking, illustrates their naive theories constructed in the process of meaning making। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है आपकी, आप अपने घर जा सकते हैं। कई लोग अपने घर ही होंगे और लाइक शेयर करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ऐसे जाने पे कृपा रुक जाती है। देखिए एक बार फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा, धन्यवाद सुरभि कुमारी। 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में के टाइम। यार इतनी थकान हो रही है ना, आज तो नींद आई जा रही है ऐसा लग रहा है। देखिएगा, आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, 2:30 बजे उठ गई थी, 9 बजे तो सोई थी। देखिए फटाफट बताइए, और तब से इतना सारा काम था। देखिए एक बार फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन, ये जो शादी पे ज्ञान दे रहे हैं लोग, ये उत्तर सही नहीं दे पा रहे हैं, देख रहे हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए मान लिया 90% लोग कह रहे हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, इस पे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है हमेशा, और आसान क्वेश्चन आता है, बस इसका नाम बदलते रहते हैं। ये हर बार आता है, आपका सिलेबस में है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव समझते हो ना, कि भाई कौन से, जैसे मान लो बुखार हुआ है किसी को और क्रोसिन नहीं है, क्रोसिन समझते हो वो टैबलेट, तो हम क्या कहते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो यार, कुछ पैरासीटामॉल ले लो, या फिर डोलो ले लो, या फिर कुछ और ले लो। मतलब विकल्प क्या है ना। तो वैकल्पिक विकल्प ढूंढना ऑल्टरनेटिव, और कॉन्सेप्शन का मतलब है कि वैकल्पिक अवधारणाएं बना लिए, कॉन्सेप्ट्स वैकल्पिक बना लिए। जिस चीज को एक तरीके से समझना था उसको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव समझ लिया है उसका, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये यहां से निकला है अगर आप ऑल्टरनेटिव को समझें तो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का मतलब है वैकल्पिक अवधारणाएं। क्या है ये? वैकल्पिक अवधारणाएं, अवधारणाएं। ए लगाना हो, ये लगाना हो, जो मन करे लगा लो, ठीक। तो अब ये वैकल्पिक अवधारणाओं के कई सारे नाम हैं, वो हमें याद रखने हैं। इन्हीं को हम नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं, या नाइव कॉन्सेप्ट्स कह देते हैं। नाइव का मतलब होता है जिनमें अनुभव की कमी हो, है ना। और क्या कहते हैं इनको भाई, फटाफट से बताओ। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस, और एक और भी कुछ कहते हैं। अभी मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा टायर्ड है तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसका ही एक और नाम भी कुछ है, जो बताएगा उसको 2 रुपए का इनाम होगा, और जो हम देते नहीं है, बस कहते ही हैं। बताइए एक बार। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, नाइव कॉन्सेप्शंस,
और बताना चाहेगा कोई? किसी का मन कर रहा है बताने का? इनको रॉन्ग कंसेप्शंस नहीं कहते, ये भी लिख लेना साथ में। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते, पहले रॉन्ग कहते थे, आज के समय पे नाम बदल दिया गया है। रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं, ये गलत होते हैं बच्चे के ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो ऐसे होते हैं जो उसने ऑल्टरनेटिवली बना लिए हैं, बट हम इनको रॉन्ग ना कह करके क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कहते हैं, या फिर नाइव कहते हैं, या एक और नाम है जो आप और मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। किसी मिसकॉन्सेप्शन भी नहीं कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत ही पॉजिटिव नाम नहीं है, बट फिर भी एक हद तक रॉन्ग की जगह मिसकॉन्सेप्शन यूज कर सकते हो। और भी एक और भी वर्ड है जो याद नहीं आ रहा है यार, उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है जूही, 1 साल से चल रहा है ये प्रोसेस, बहुत ही 3 रुपए दीजिए मैम। मिसकॉन्सेप्शन नहीं नहीं, वो नहीं आप आंसर कर पा रहे हो जो मेरा ब्रेन में है। पैसिव, नैरो, नहीं 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 नहीं, नाम ना ऐसे नहीं होता। डाइवर्स तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना, डाइवर्स नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट एडेड में वैकेंसी निकलती है यार, 1000 बच्चों के लिए 1 कप चाय भेज दी किसी ने, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंट्यूटिव भी कह सकते हो कुछ हद तक, सब्स्टिट्यूट नहीं कहोगे क्योंकि ये सही कॉन्सेप्ट्स नहीं होते बच्चे की गलती होती है इसमें कहीं ना कहीं, ये साइंटिफिकली सही नहीं होते, बट इनको रॉन्ग ना कह के ऑल्टरनेटिव कह देते हैं हम। हद से हद मिसकॉन्सेप्शन कह सकते हैं, है ना। अदरवाइज चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मुझे याद आ जाएगा जब, मिसकॉन्सेप्शन, क्योंकि ये नाम बदल के हर बार पूछ लेता है, नहीं तो ऑल्टरनेटिव से पूछेगा, अगर आपसे ज्यादा पंगे लेने हुए तो नाम कोई और भी दे सकता है। तो आप समझ जाना कि कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। बेसिकली बच्चे को कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं, नाइव कॉन्सेप्ट्स, वो अपनी दुनिया अपने अनुभव के आधार पे इंट्यूटिवली बना लेते हैं, उसको हम ये कहते हैं ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। इसको रॉन्ग ना कह के कि दूसरा तरीका है सोचने का इस चीज के बारे में। जैसे जब उसको लग रहा है कि जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ साथ चलते हैं, ये उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जो उसने बनाया है। ये है गलत, लेकिन ये चर्चा करके आपको क्लास में चैलेंज करके डिस्कशन करके ठीक कराना होगा, ठीक है ना। तो हम इस बात पे उसको खुश रखते हैं, या हम इस बात पे खुश होते हैं कि बच्चे ने एटलीस्ट दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचा तो सही, है ना, एटलीस्ट वो सोच तो रहा है, वो उसकी अपनी वैकल्पिक, उसने अपने अनुभव के आधार पे सोचा, चाहे गलत ही सोचा हो, बट सोचा तो है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव कहते हैं इसको। ये होते गलत हैं, तो जैसे पेड़ भी चलते हैं, जबकि पेड़ साथ थोड़ी चलते हैं ट्रेन के। या फिर बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पे, आप पढ़ा रहे हैं वाटर इज कलरलेस, कि पानी रंग विहीन होता है, जबकि बच्चा कह रहा है नहीं ग्रीन कलर का होता है पानी, मैंने तो ऑरेंज देखा है ग्लूकॉन डी वाला पानी। तो ये क्या हुआ, ये उसने अपने अनुभव के आधार पे एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जो साइंटिफिकली सही नहीं है, उसको आप ठीक कराएंगे बाद में डिस्कशन के थ्रू, ठीक है ना। तो वो मिसकॉन्सेप्शन, या उसको हम ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस कह रहे हैं। नहीं, सारी दुनिया के, हाँ इसमें देखो ट्रांसडक्टिव थॉट लग रहा है, ये इंट्यूटिव थॉट भी लग रहा है, लेकिन इसके जो 2-3 नाम है वो यही है, ऑल्टरनेटिव, नाइव, और एक और होता है मिसकॉन्सेप्शन भी आप कह सकते हो, ये भी आ जाता है पेपर में, रॉन्ग नहीं कहेंगे इसको। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज्ड, इनको डिस्करेज नहीं करना, नहीं तो फिर बच्चा अपने अनुभव के आधार पे बोलना बंद कर देगा कि मैं गलत हूं, इस डर से बात करना या अपना अनुभव बताना बंद कर देगा। रिलेटेड नहीं होते उनके अनुभव से, भाई अनुभव से ही तो आए। बच्चे ने कहा पानी तो हरे रंग का भी होता है, मैंने तो ऑरेंज भी देखा है, इसका मतलब उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया, सही हो या गलत हो। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली इरोनस, मतलब हमेशा अत्यंत गलत होते हैं, अत्यंत नहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमेशा अत्यंत गलत होते हैं, और वो कितने इरेशनल हैं ये बता रहे हैं, नहीं। इलस्ट्रेट, ये प्री ऑपरेशनल की ही विशेषता ज्यादा है, अगर हम बात करें बात तक भी चल सकती है ये चीज। इलस्ट्रेट्स देयर नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जब वो दुनिया का अर्थ निर्माण या अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी दुनिया को समझने में, तो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में ऐसी सहज संरचनाओं को दर्शाता है कि नाइव, सहज रूप से, यानी इंट्यूटिवली उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ विकसित कर लिया है जो चर्चा करके ठीक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसको सही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी सवाल है आज के लिए। मिसकॉन्सेप्शन जिसने बताया उसको 2 रुपए तो नहीं, हम 1 रुपया देंगे, क्योंकि वो काफी हद तक सही बता पाए। While teaching a concept, it is important to avoid, यानी कि जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। भाई बिल्कुल कनेक्शन तो कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे हम प्याजे डिस्कस करते हैं तो 4 फैक्टर्स बताएंगे, उन 4 फैक्टर्स को फिर मैं जोड़ती हूँ 4 स्टेजेस से, उन स्टेजेस में भी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे तो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके, बात तो सही है। तो ये तो गलत हो गया, हमें तो गलत पूछा है। हाईलाइटिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी सही है कि इस चीज का, भाई धूप पड़ती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। गिविंग नॉन एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, नॉन एग्जाम्पलर्स भी अच्छी बात होती है कि इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है उसके बारे में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये भी सही है, हिंट के रूप में काम करेंगे। प्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे गलत तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को तोड़ के पढ़ा दें। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ ही नहीं पा रहा, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा टीचर,
तो समझ में कहां से आएगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे खराब तरीका है, ये गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि ये गलत है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे, कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट करके टुकड़ों में तोड़ के प्याजे के बारे में एक चीज बताई आज, दूसरी चीज बताई पेपर के बाद, तो कनेक्ट तो हो नहीं पाई दोनों चीजें। भाई स्टेज पढ़ाने से पहले 4 फैक्टर पढ़ाने थे, उन 4 फैक्टर से कनेक्ट करना था, लेकिन ज्यादातर लोग स्टेजेस से शुरू करते हैं। तो ये क्या हुआ, वो डिस्कनेक्टेड तरीका हो गया। ठीक, आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक शेयर ना किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। इसके अलावा करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप सीटेट, DEET+B और बाकी बिहार 7th फेज के बैच में एनरोल कर सकते हैं खुद को। टेलीग्राम चैनल पे PDF मिलेगी, एक साथ मिलेगी, 1-2 दिन और रुक जाओ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कितने ठीक हुए हैं आउट ऑफ 30। कल हम कोहलबर्ग के क्वेश्चंस करेंगे होपफुली, है ना। 28, 26, 27 आंटी जी अभी ठीक नहीं हुए हैं क्या? हाँ, रूपा अभी लेफ्ट, उनका जो नी है उसका हुई थी सर्जरी, अभी राइट की हो रही है इस बार, तो अभी ठीक हो जाएंगी होपफुली। ये लास्ट सर्जरी हो, पिछले 1 साल में 3 सर्जरी हो चुकी हैं। चलिए खैर, 24 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30, 27 आउट ऑफ 30। मेरा आज बहुत गलत हुआ है, मूड ऑफ है आज, कोई बात नहीं ज्योति, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, मैं PDF भी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। निशा मैम के दर्शन हो जाते तो धन्य हो जाते। अच्छा जी, ज्यादा पढ़ाई होती है, आ जाओ निशा, आ जाओ, आ जाओ, जितनी तुम सज के आई हो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ फटाफट। लाओ लैपटॉप भी दे दो हमें, हमारे लैपटॉप की कोई इज्जत नहीं, तुम्हें बुला लिया तो है। वैसे भी ये राहुल को गिफ्ट कर देंगे हम, निशा मैम के दर्शन करा देंगे। खैर, और ऐसे पढ़ते रहेंगे, थोड़ा हंसी मजाक होता रहना चाहिए, लाइट माहौल। आ जाओ, है क्या बोल नहीं सकती तुम? हंसी आ रही तो हंस लो, यहाँ आके हंस लो, है। मजे करते रहते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ाई होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए सिर्फ कैमरा से मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो बस निशा को ऐसे दिखाएंगे। निशा मिल चुके हो यार आप, कितना व्लॉग्स में मिल चुके हो, कितना उसमें मिल चुके हो, क्या शॉर्ट्स में किसी ने डाला हुआ था शायद, मैं देख रही थी, किसी और सेशन में भी मिल चुके हो, है ना। तुम्हें भी पिन कर दूं? कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा नहीं, बाय बाय, मैं थकी हुई हूँ अभी, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।